नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श गई क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में आते हैं, तो मित्रों जो ऑनलाइन बेस पर जो परीक्षा हुई हैं वो प्रश्न जो आपकी परीक्षा को पास कराएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका पहला प्रश्न है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक क्षमता योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। देखिए प्रश्न लेंथी हैं, इसलिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे, इसलिए जितना हो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका है मित्रों संज्ञानात्मक। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? सिर से पैर, जटिल से सरल, वाही से केंद्र, विशिष्ट से सामान्य। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सभी का सीटेट पक्का। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। सिर से पैर की ओर विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। देखिए कारक होते हैं दो, इसमें सामाजिकरण और प्राथमिक कारक का कारण पूछा है तो आपको बताना है। इसमें ये दिया गया है आंसर, जनसंचार माध्यम परिवार, विद्यालय परिवार, परिवार विद्यालय, मुद्रित माध्यम या जनसंचार। देखिए सबसे पहले बात प्राथमिक किया जाए तो परिवार पहले नंबर पर होता है, विद्यालय दूसरे नंबर पर होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो खाली जगह में क्या आएगा? तो इसमें आएगा असंतुलन। क्या आएगा? असंतुलन, बी ऑप्शन। आपको क्लास के अंत में ये भी बताया जाएगा कि आपको अधिक टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं जिससे आपकी परीक्षा पास हो जाए। देखिए ये पियाजे भाई साहब ने दिए हैं, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 7 वर्ष होती है और अमूर्त आपकी 7 से 11 होती है। 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? तो वस्तु स्थायित्व की जब बात आ जाए तो संवेदीगामक मार देना मित्रों, क्योंकि बच्चा इंद्रियों का प्रयोग संवेदीगामक में करता है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर ये पक्का। ये देख लीजिए, संवेदीगामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्मकेंद्रीयता, काल्पनिक खेल, प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है। मूर्त संक्रियात्मक में परीक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन होता है और आपके औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त तार्किक चिंतन होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पियाजे जी। छठवां है, रमन के सम्मुख हेंज। हेंज है मित्रों आपकी कोहलर की। किसकी है? कोहलर की है, हिंज की। तो हिंज की जो कहानी है वो कोहलर ने दी थी। तो इन्होंने कहा है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में जा रहा है, ये आपको बताना है। ये है आपकी कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही है। एक बार इसे समझ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा सब जो है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास अवस्था में है। तो देखिए यह कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में लौकिक स्तर अवस्था के 4 के अंतर्गत आता है। कोहल वर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज की संवेदात्मक किंकर्तव्य विमूर्ता को बनाया है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर हैं। कोहल वर्ग ने 3 तो स्तर बताए हैं और 6 इसके भाग हैं। ठीक है,
6 इसके सोपान हैं, 3 स्तर हैं, 6 सोपान है, ये भूल मत जाना। पहला है पूर्व लौकिक जो 4 से 10 साल है। इसमें सजा या आज्ञा पालन करता है बच्चा जो है, और इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, डर जाएगा ना, इसलिए वो बच्चा बचता है। और मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य न करूं, बच्चा सोचता है। दूसरे में आ जाता है कारण सापेक्ष अभिन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है, क्योंकि 3 आपके इसके स्तर है ना, तो 3 स्तर में 2 भाग, प्रत्येक में 2-2 आपके उपभाग है। तो दूसरा इसका ये है। इसका दूसरा स्तर है लौकिक स्तर। इसमें अवस्था 3 होती है, अवस्था 3 से स्टार्ट होता है। इसमें अच्छा लड़का लड़की की बात होती है, और चौथे में आकर के कानूनी एवं व्यवस्था अभिन्यास होता है। तीसरा है पश्च लौकिक, यानी 13 वर्ष में बच्चा अवस्था 5 में पहुंच जाता है, तो सामाजिक संविदा विन्यास। और 6वें में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बच्चा के अंतर्गत आ जाता है। वो सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बच्चा नियमों को तोड़ देता है। तो ये आपके 6वें में बोलता है। तो इसका आंसर क्या सही हुआ बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर जो हुआ वो आपका डी बिल्कुल सही है, कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, लेव वाइगोत्स्की, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जहाँ भी आपकी सांस्कृतिक की बात आ जाए तो वही आपका सही है। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं लेव वाइगोत्स्की। 8वां है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को संपूर्ण करती है? तो कौन सी करती है? निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो ये करेगी मित्रों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहभागी अधिगम। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी हो जाएगा आपका पक्का। 9वां है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है ये वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना, इसकी अनुशंसा करती है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। सत्तावादी मत का विकास नहीं भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। और आप लोग मित्रों जितने भी सीटेट के हमारे अभ्यर्थी हैं, जो नए हो चाहे पुराने हो, सिर्फ आपको प्रश्न की प्रकृति को समझना है। जो प्रश्न की प्रकृति है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप जो आंसर सही से दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी बिल्कुल सही है। 10वां है हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि है। तो हार्वर्ड गार्डन ने आपको पता है 8 बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं, कहीं कहीं पे 9 भी हैं, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर है ना भैया, एक सामान्य योग्यता है नहीं, और इस परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं है। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो हार्वर्ड गार्डन ने कई एक प्रकार की बुद्धि बताई है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। इन्होंने देखिए बुद्धि के, ये हार्वर्ड गार्डन ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। तार्किक, भाषाई, स्थानिक, शारीरिक, सांगीतिक, पारस्परिक, अंतर्व्यक्तिगत, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। इन्हें याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि के प्रकार। ठीक है, 11वां प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न बहुत आते हैं। अब एक आपको अभिकथन मिलेगा और एक तर्क मिलेगा। अभिकथन में दिया है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया की सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। ये तो इसका अभिकथन है। और तर्क कहता है भैया भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, यानी कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका ही नहीं है, और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो आपको सही विकल्प चुनना है। इसका सही विकल्प है ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि देखिए भाषा विकास में अगर विद्यालय का परिवेश नहीं होगा तो बच्चा कैसे डेवलप कर पाएगा। तो इसका आंसर सी सही है आपका।
ए तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन आर तर्क गलत दे रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा मित्रों जेंडर रूढ़िवादिता। जहाँ लड़के और लड़कियों में भेद बताया जा रहा हो वो आपका जेंडर रूढ़िवादिता होगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? तो नहीं किया जाना चाहिए, नहीं के लिए आपको नहीं चुनना है। उनका बहुविधि तरीकों से नामीकरण व पृथकीकरण। अगर बच्चे को नाम दे दिया, ये बच्चा बहुत होशियार है, ये बच्चा हर बार अच्छा काम करता है, ये बच्चा अलग बैठेगा, तो ये नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके, बिल्कुल सही है ये तो। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ पर काम करने के अवसर देना, जहाँ अवसर वाली बात आ जाए पॉजिटिव है। बहुविधि तरीके से शामिल होने के अवसर देकर, बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ पर बच्चों को नामीकरण कर दिया जाए तो वो ही सही नहीं है ना, तो इसलिए नहीं पूछा है, आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? तो मित्रों देखिए, आकलन जब किया जाता है तो अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों चुनौतियों की पहचान करना, ये आकलन कहलाता है, इसलिए आंसर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? तो कैसा करना चाहेंगे? स्वचिंतन प्रतिबिंबन। ठीक है, ये वाला आपका सही है, बी बिल्कुल सही है, स्वचिंतन प्रतिबिंबन, यानी कि बी ऑप्शन। अगला है 16वां, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? सुविधा वंचित जो बच्चे हैं उनके लिए पूछा गया है, तो उसके लिए मित्रों आपका सही आंसर जाएगा, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता व योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, आवश्यकताओं को ध्यान देता है। तो आंसर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो किशोर संकेत करता है, ये करता है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता व योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, इसलिए आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो कौन सा देता है? चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार। तो ये देगा मित्रों आपका सामाजिक, क्योंकि ये सोशल के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 18वां, श्रवणवादित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भैया अध्यापक को? तो देखिए, अध्यापक को करना चाहिए यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। भाई क्या है, बच्चा जो है, बच्चा देखिए श्रवण बाधित है, यानी कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है। तो जब बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो क्या करेंगे? टीचर को करना पड़ेगा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक, बच्चे को दिखाई तो देगा ना, मौखिक संप्रेषण जो हो वो दृश्यात्मक हो, इसलिए आंसर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा तो आंसर तो आप आराम से लगा देंगे। मेधावी यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से सीखते हैं, तो है ही नहीं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस पर काम तुरंत छोड़ देते हैं, नो भैया। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। जो मेधावी बच्चे होते हैं, अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका जो है समाधान करने के लिए वो खोज करते हैं, तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न है इस क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? बताइए
कौन सा करेगा भैया? तो ये करेगा आपका बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके 21वां है, इसमें एक दिया गया है आपको अभिकथन और एक तर्क। देखिए अभिकथन को अच्छे से पढ़ना। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब तर्क क्या कह रहा है? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प चुनिए। अब तक तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा आंसर सही जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, तर्क भी सही है आपका और आपका अभिकथन भी, इसलिए बोथ ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? देखो नहीं देती है। सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण, पारस्परिक शिक्षण ये तो देंगी, लेकिन व्यवहार अनुकूलन हो ये नहीं देगा महत्व, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 24वां, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? बाधक मतलब रुकावट है। अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता या बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो इसका जो है प्रकार्यात्मक स्थिरता जो है इसका सही आंसर है, बाधक है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न है इस क्लास का, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? तो की जानी चाहिए भैया बताइए फटाफट से। देखिए इसमें पूछा है कि वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। ना भैया चर्चा वाली बात आ जाए, अनदेखी ना होएगी। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये तो गलती जा रहा है। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को अपने विचार और बच्चों के चर्चा हो रही हो तो वहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा सी ऑप्शन। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाही अभिप्रेरणा का उदाहरण है? वाही अभिप्रेरणा का उदाहरण जो है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। अगर बच्चे से कह दी जाए कि तुम्हें मैं एक कार ला के दूंगी तो तुम पढ़ने में होशियार आना, तो ये क्या है आपका वाही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को दिया जा रहा है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए ये तो अंदर की बात है, समझ को ये भी अंदर की बात है, लेकिन वाही पूछा है ना, वाही अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो जब हम कोई नगद पैसा दे, नगद कोई चीज़ दे रहे हैं, गाड़ी दिलवा रहे हैं या कुछ भी, तो वो आपका सी ऑप्शन सही है। नगद पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करना, सी ऑप्शन इज द राइट। इसके देखो दो होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और वाही। आंतरिक आकांक्षा का स्तर यानी कि जो अंदर वाली चीज़ हो, मन वाली। वाही जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, दंड, ये वाही होती हैं। 27वां प्रश्न है आपका, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? तो किसका करेगा भैया? जिज्ञासा नहीं, जब बार बार होगा तो नहीं होगा। असहायता का सीखा हुआ भाव, असहायता का सीखा हुआ भाव करेगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28वां प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? निष्क्रिय वाली बात आ जाए, निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे आप उन्हें, यानी कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? देखो नहीं वाला पूछा है, बचना चाहेंगे। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल सही है। निष्क्रिय रूप से हमसे पूछा क्या है? बचना चाहेंगे, इसी से तो बचेंगे। बच्चा अगर चुपचाप बैठा रहे और हम कहें बस दोहराओ, नहीं, हमें क्या पता पड़ेगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए ना? समझ में कोई चीज़ नहीं आए तो आप लोग कमेंट करना मित्रों, कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान होगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका व शिक्षा शास्त्र। नहीं,
आनुवंशिकता जो है ये व्यक्तिगत अधिगम होता है, व्यक्तिगत कारक होता है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर बी हो जाएगा आपका पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक बार इसे देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत जो कारक हैं वो सीखने में तत्परता, रुचि, परिपक्वता, बुद्धि, वातावरण और मानसिक स्वास्थ्य, ये आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? नकारात्मक रूप से अध्यापिका द्वारा, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, विद्यार्थियों की ज़रूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। तो इसका आंसर है निराशा की भावना। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? निराशा की भावना से होता है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर बी हो जाएगा आपका पक्का। तो ये थे मित्रों आपके प्रश्न, 1 से 30 प्रश्न, आपके 30 प्रश्न CDP में आते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और मित्रों CTET पास करने का जो मंत्र है वो यही है कि आप लोग जितना हो प्रैक्टिस सेट हल करें, क्योंकि मैंने भी यही फॉलो किया था और इससे ही मेरा CTET जो है क्वालिफाई हो गया था। तो आपके जो कम समय बचा है CTET का, जितना हो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करें। और देखिए आप कोहल वर्ग, ठीक है, कोहल वर्ग को भूल मत जाना, प्याजे को भैया भूल मत जाना, वाइगोत्स्की को भूल मत जाना, लेव वाइगोत्स्की। और आपके पियाजे हैं, पियाजे को मत भूलना। आपके NCF 2005, 2020 NEP, 2009 ITE, इनको आप बिल्कुल भूलना मत, आपको ये बिल्कुल याद करके ही जाना है। सामाजिक यानी जेंडर रूढ़िवादिता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिगम से संबंधित जो गिने चुने टॉपिक हैं उनको तो आपको याद करना ही करना है। अगर CTET से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करना, क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श केयर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।